आज हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर एशिया की, जहां कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ये सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं। जमीन पर, समंदर में और हवा में हथियारों की एक ऐसी होड़ लगी है जो इस पूरे इलाके की शक्ल हमेशा के लिए बदल सकती है। और जानते हैं, इस होड़ के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प टकराव है। दो बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के खेलने का तरीका, उनके नियम बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हमारे पास है उत्तर कोरिया। उनकी सोच क्या है? बस इतनी ताकत, इतने हथियार जमा कर लो कि कोई भी डिफेंस सिस्टम घुटने टेक दे। और फिर दूसरी तरफ है जापान। उनका दांव बिल्कुल उल्टा है। वो संख्या पर नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सटीकता और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने पर भरोसा कर रहे हैं। ये दो पटरियों पर एक साथ चल रही एक दौड़ है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग को देखें तो जापान 7वें या 8वें नंबर पर है और उत्तर कोरिया 31वें नंबर पर। पहली नज़र में तो लगेगा कि अरे, ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना? लेकिन रुकिए, ये नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। असल बात यह है कि उत्तर कोरिया की रैंकिंग हाल ही में सुधरी है। 2024 में 36वें से सीधे 31वें पर, और ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं उत्तर कोरिया का दांव आखिर है क्या। और ये सिर्फ एक बड़ी फौज रखने की बात नहीं है। ये उस फौज को बहुत तेजी से, बहुत खतरनाक तरीके से आधुनिक बनाने की कहानी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,80,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। ये उनकी पूरी रणनीति की बुनियाद है। एक ऐसी ताकत जो किसी भी दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे। पर असल खेल तो इन सैनिकों के हाथ में दिए जा रहे हथियारों का है। 2021 में किम जोंग उन ने एक पंचवर्षीय योजना पेश की, और ये कोई मामूली योजना नहीं थी। ये उनके सबसे बड़े, सबसे खतरनाक सपनों की एक लिस्ट थी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसकी रफ्तार। जो चीजें कुछ साल पहले सिर्फ कागज पर थीं, वो आज हकीकत बन चुकी हैं। नई सॉलिड फ्यूल ICBMs, ऐसी तोपें जो परमाणु हमला कर सकती हैं। ये सब अब सिर्फ प्लान नहीं है, ये तैनात हो चुके हैं और पूरे इलाके का समीकरण बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर कोरिया ये सब इतनी जल्दी कर कैसे पा रहा है? जवाब सिर्फ एक है, रूस। रूस के साथ उनका जो नया पुराना गठबंधन है, वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये जो संधि जून 2024 में साइन हुई ना, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। इसे आप प्योंगयांग के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसी समझ सकते हैं। मतलब अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो रूस उसकी मदद के लिए आएगा, और जाहिर है इससे उन्हें और भी ज्यादा बेखौफ होकर कदम उठाने का हौसला मिलता है। और जरा देखिए कि ये सब हुआ कितनी तेजी से। सितंबर 2023 में किम और पुतिन मिलते हैं, और जून 2024 तक एक पूरी की पूरी रक्षा संधि तैयार। मतलब 2 साल से भी कम में ये रिश्ता एक आम मुलाकात से एक गहरी सैन्य साझेदारी में बदल गया। और ये सिर्फ राजनीतिक दोस्ती नहीं है। उत्तर कोरिया के लिए तो ये एक शॉर्टकट जैसा है। वो टेक्नोलॉजी, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन के इंजन, जिसे बनाने में उन्हें शायद दशकों लग जाते, वो अब रूस की मदद से उनकी पहुंच में है। ये उनकी फौजी ताकत के लिए एक टेक्नोलॉजी सुपरचार्जर की तरह है। तो ये तो हुई कहानी एक तरफ की। अब पासा पलटते हैं और देखते हैं कि जापान इस नई चुनौती का जवाब कैसे दे रहा है। और उनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो ताकत का जवाब ताकत से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से दे रहे हैं। जापान के इस जवाब का सबसे बड़ा हिस्सा है ये नया कॉन्सेप्ट, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि जापान अब सिर्फ मार खाने के बाद बचाव नहीं करेगा। दशकों में पहली बार उन्होंने फैसला किया है कि अगर उन पर हमला होता है तो वो पलटकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की ताकत रखेंगे। ये सिर्फ एक नई मिसाइल खरीदने जैसा नहीं है, ये उनकी पूरी रक्षा नीति का एक ऐतिहासिक यू टर्न है। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे, इस नई सोच के पीछे पैसा भी लगाया जा रहा है। 60.2 अरब डॉलर, ये 2026 के लिए जापान का रक्षा बजट है। ये नंबर दिखाता है कि वो अपनी इस नई रणनीति को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? एक हाईटेक जखीरा बनाने में। F-35B जेट्स, देश में बनी लंबी दूरी की मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलों को आसमान में ही रोकने वाले इंटरसेप्टर्स, और अपने तटों की रक्षा के लिए ड्रोन के झुंड। यहां पर फोकस साफ है, क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर नहीं। लेकिन देखिए, दुनिया के सबसे अच्छे हथियार भी अधूरे हैं अगर आपके पास एक मजबूत साथी ना हो। और यहीं पर जापान की रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा आता है,
अपने सबसे पुराने और सबसे मजबूत सहयोगी यानी अमेरिका के साथ रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करना। और ये हो कैसे रहा है, वो ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। अब ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। पहले क्या था, जापान में जो अमेरिकी सेना थी उसका काम ज्यादातर कागजी था, लेकिन अब जापान ने अपनी तीनों सेनाओं को एक साथ काम करने के लिए एक नई जॉइंट ऑपरेशंस कमांड बनाई है। और इसके जवाब में अमेरिका भी अपनी कमांड को एक असली वॉर फाइटिंग हेडक्वार्टर में बदल रहा है। मतलब अब हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो रहा है। तो इसका निचोड़ क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब जापान और अमेरिका किसी भी संकट की घड़ी में रियल टाइम में मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं और पहली बार मिलकर काउंटर स्ट्राइक ऑपरेशन भी चला सकते हैं। ये गठबंधन अब सिर्फ कागजी दोस्ती नहीं बल्कि एक असली इंटीग्रेटेड फाइटिंग टीम बन गया है। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाकर देखते हैं कि पूर्वोत्तर एशिया की नई तस्वीर आखिर दिख कैसी रही है। एक नया संतुलन बन रहा है और शायद ज्यादा खतरनाक संतुलन। ये स्लाइड इस पूरे टकराव का सार है। एक तरफ है उत्तर कोरिया की सैचुरेशन स्वॉर्ड यानी सैलाब लाने वाली तलवार। उनका फंडा है एक साथ इतनी मिसाइलें और गोले बरसाओ कि सामने वाले का डिफेंस सिस्टम ही बैठ जाए। और दूसरी तरफ है जापान की इंटीग्रेटेड शील्ड, एक ऐसी ढाल जो टेक्नोलॉजी, मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस और अमेरिका के साथ गठबंधन से बनी है। और जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, पूर्वोत्तर एशिया में अब सैन्य संतुलन इस बात से तय नहीं होता कि किसके पास ज्यादा सैनिक हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी, दोस्ती और माहौल को गरमाने की हिम्मत के एक जटिल खेल से तय होता है। मतलब ये अब सिर्फ गिनती का खेल नहीं रहा। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हथियारों की इस नई दौड़ में एक तरफ एक ऐसी तलवार बन रही है जिसे रुकना नामुमकिन माना जा रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसी ढाल बन रही है जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या होगा जब एक अजेय शक्ति एक अभेद्य दीवार से टकराएगी? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे इलाके का भविष्य लिखेगा।